मुस्कुराते हुए आज के क्वेश्चंस करेंगे और आप समझेंगे कि किस तरीके के प्रश्न आते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, द थ्योरी ऑफ लर्निंग प्रपोज्ड बाय अल्बर्ट बंडूरा। अल्बर्ट बंडूरा भैया ने जो अल्बर्ट बंडूरा ने जो अधिगम का तरीका बताया या अधिगम के जो सिद्धांत हम पढ़ रहे होंगे उनमें एक सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा जी का भी है, भटूरा नहीं बंडूरा साहब। इनके सिद्धांत को आप क्या कहते हो? अल्बर्ट बंडूरा साहब के सिद्धांत को आप किस नाम से जानते हो? आप उसका जवाब मुझे देंगे कि भैया अल्बर्ट बंडूरा साहब के सिद्धांत को हम इस नाम से जानते हैं। फटाफट से बताएंगे, बहुत बढ़िया, सभी जुड़ते चलें। बहुत बढ़िया। क्या क्या किस नाम से? बहुत बढ़िया। तो देखिए, या तो ए बताइए, बी सी डी बताइए, और अगर आपको लगता है ए बी सी डी में से आपको कुछ नहीं बताया है, बताना है, तो आप खाली नहीं छोड़ सकते, ई जरूर भरेंगे। तो खाली नहीं छोड़ेंगे सनम, अगर एक भी सही नहीं लगता है तो ई तो भरेंगे ही हम सनम। ठीक साहब। तो ये वैसे इनके सिद्धांत को आप कहते हो सोशल लर्निंग यानी सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, जिसे आप एक और नाम से जानते हो। मेरे साथ बोलिए, अल्बर्ट बंडूरा जी का सिद्धांत प्रेक्षणात्मक अधिगम, या फिर आप सामाजिक अधिगम, या फिर अवलोकनात्मक अधिगम, या फिर अंग्रेजी में ऑब्जर्वेशनल लर्निंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑब्जर्वेशनल लर्निंग भी कहते हैं। प्रेक्षणात्मक कह लो या फिर अवलोकनात्मक कह लो, इसको ऑब्जर्वेशनल लर्निंग भी कहा जाएगा। प्रेक्षण और अवलोकन का मतलब ऑब्जर्वेशन। इसमें ये कहते हैं जरूरी नहीं हर काम करके ही सीखा जाए, समाज को देख देख कर भी सीखता है बच्चा, और ये समाज को देखकर सीखने के 4 चरण बताए। इसे मॉडलिंग का सिद्धांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो कहोगे मॉडलिंग का सिद्धांत भी कहते हैं। 4 चरण बताए। बोले ऐसे ही हर किसी गली नुक्कड़ के व्यक्ति को थोड़ी ना बच्चा मॉडल बना लेता है, अपना आदर्श बना लेता है। ऐसा व्यक्ति बच्चे की नजर में आदर्श बनेगा जो पहले बच्चे का क्या अवधान, अटेंशन खींच पाए, है ना। जैसे कि एक सड़ी सी शक्ल वाला, न नहाता न धोता ऐसा व्यक्ति, लेकिन हीरो है, और वो काम करता है मजदूरी का, मालिक आया कि खड़ा हो जा चेयर से, ए अपन उठेगा ही नहीं, कि पैर नीचे कर ले, अरे अपन नौकरी छोड़ देगा। अब बस बच्चे का ध्यान गया कि भैया ये बड़ा जोर का कैरेक्टर है। तो मॉडलिंग थ्योरी या ऑब्जर्वेशनल थ्योरी में बच्चा समाज को देखकर सीखता है। उसके लिए जरूरी है कि जिस व्यक्ति को बच्चा मॉडल बनाए उस वो ऐसा हो कि बच्चे का पहले क्या कर ले, ध्यान अपनी तरफ फोकस कर ले। जब ध्यान ले लेगा तो बच्चा उसके बिहेवियर को क्या करेगा, धारण करेगा, रिटेन, कि यार ये कैसे, मतलब ऐसे बैठता है, ए पुष्पा झुकेगा नहीं साला, ऐसे करता है ये, तो बच्चा अब उसको धारण करेगा कि ऐसे ऐसे करता है। फिर बच्चा उस धारण करने के बाद उसका पुनर्प्रस्तुतिकरण करेगा। क्या करेगा? पुनर्प्रस्तुतिकरण, यानी उसको रिप्रोड्यूस करेगा। क्या करेगा? उसको रिप्रोड्यूस करेगा। उसको रिप्रोड्यूस करेगा कि मैं भी ऐसे ही करूंगा, कि मम्मी ने कहा कि ए ये टॉवल क्यों नहीं उठाई, झुकेगा नहीं रे साला, अपन झुकेगा नहीं। फिर मम्मी ने दूच दिया बढ़िया तरीके से। तो जैसे ही पुनर्बलन मिला नेगेटिव, इसको समझ में आ गया मैंने गलत आदमी को मॉडल बनाया हुआ है, और पॉजिटिव मिल गया कि मम्मी का वाह 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 क्या बात है, सितारा पैदा हो गया मेरे घर में, वाह वाह, अल्लू अर्जुन मेरे घर के। तो फिर आगे भी करेगा कि पिताजी कहें कि ए पीछे बैठ जा, झुकेगा नहीं रे साला अपन, कि चल पीछे स्कूटर में धक्का दे, झुकेगा नहीं रे साला अपन, ये वाला। सूझ और अंतर्दृष्टि का सिद्धांत साथ के साथ बोलेंगे। एक क्वेश्चन से बनाएंगे 15-20 क्वेश्चन साथ साथ में, एक क्वेश्चन से बनाएंगे 15-20 क्वेश्चन साथ साथ में। तो इनसाइट थ्योरी, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कोहलर और कोफका लेकर आए, चिंपांजी कौन सा, सुल्तान नाम का। संज्ञानात्मक सिद्धांत कॉग्निटिव थ्योरी, यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी, जीन पियाजे भैया लेकर आए। कौन? पियाजे भैया। कंडीशनल थ्योरी, शास्त्रीय अनुबंधन, पावलो भैया का डॉगी तू 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 तारा, जिसको उन्होंने लाल टपकवा दी घंटी पे भी, तो उसकी बात है। ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन के अंदर हमने बनाए अपने कई सारे क्वेश्चन। आओ भैया नेक्स्ट। रेमंड कैटल द्वारा कितने व्यक्तित्व कारक प्रस्तावित किए गए? कैटल ने कितने तरीके की पर्सनालिटी बताई है, और पर्सनालिटी बताने के लिए इन्होंने बेसिकली क्या बताया, पर्सनालिटी बताने के लिए इन्होंने प्रश्नावली बनाई थी, क्वेश्चनेयर बनाया था। और इसीलिए बोलते हैं रेमंड का 16 PF पर्सनालिटी फैक्टर क्वेश्चनेयर, जिसमें प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रश्न का जवाब हाँ या ना में देकर पता लगाया जाएगा। 16 प्रश्नों से आपकी पर्सनालिटी पता लगेगी। तो पहले तो मुझे बताइए ये जो प्रश्नावली विधि है ये 2 मिनट, ये प्रश्नावली विधि आपके व्यक्तित्व क्या पता लगाने के लिए कौन सी विधि मानी जाएगी? तो एक तो इसकी विधि विधि बताओ आप मुझे कि किस तरीके की विधि में आप व्यक्तित्व का पता लगाने में इसको लेकर आओगे। क्या आप इसे प्रक्षेपी विधि में रखोगे? क्या आप इसे क्या बोलना चाहिए मुझे, आत्मनिष्ठ विधि यानी कि जिसे आप बोलते हो सब्जेक्टिव मेथड में रखोगे, या फिर व्यक्तिनिष्ठ में रखोगे? आप उसे मतलब आत्मनिष्ठ में रखोगे, व्यक्तिनिष्ठ में जिसे आप सब्जेक्टिव बोलते हो, या वस्तुनिष्ठ में ऑब्जेक्टिव रखोगे? बहुत बढ़िया। 16 PF आए थे, कौन सा बता रहा है? 14 भैया। 16 PF यही लिख दिया मैंने, यही लिख दिया 16 PF। ठीक है, ए बी सी में से चुनना था या ई, जिसने जवाब नहीं दिया उसका 1 नंबर कट गया। सुकरात प्रश्नावली विधि के जनक, लेकिन प्रश्नावली विधि ये जो व्यक्तित्व है
व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी को मापने के दो तरीके के प्रकार बताए गए हैं। एक जिसे आप बोलते हो प्रक्षेपी विधि, प्रक्षेपी, है ना, प्रक्षेपी। दूसरी अप्रक्षेपी कही जाती है, प्रक्षेपी, और दूसरी कही जाती है अप्रक्षेपी, प्रोजेक्टिव और प्रक्षेपी। अरे इतनी खतरनाक हो गई है क्या हिंदी, अप्रक्षेपी, ठीक है ना। एक होती है प्रोजेक्टिव जिसमें घाघ आदमी है, मन में क्या चल रहा है बताना नहीं चाह रहा, लेकिन आप निकलवा लोगे। दूसरी है नॉन प्रोजेक्टिव, क्या है बेटा जी, नॉन प्रोजेक्टिव है, दूसरी क्या है, नॉन प्रोजेक्टिव। और नॉन प्रोजेक्टिव दो तरीके की होती है बेटा जी, एक जिसे आप बोलते हो व्यक्तिनिष्ठ, आत्मनिष्ठ, जिसमें ना घाघ आदमी है, पता ही नहीं है क्या बताना है, और लेकिन आप निकलवा रहे हो। दूसरी बोलते हो आप वस्तुनिष्ठ, 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 जिसे आप बोलते हो ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, जैसे आपका ऑब्जेक्टिव है कि आप पता लगाना चाह रहे हो कि सामने वाला ईमानदार है या नहीं, तो आप उसी तरीके का पेपर बनाओगे। व्यक्तिनिष्ठ जिसको बोलते हो सब्जेक्टिव, यहाँ पे आप पूछ रहे हो भैया तुम कैसे व्यक्ति हो, ये आदमी अपने मुंह से बोल रहा है मैं तो बहुत जोर का आदमी हूँ भाई, तो आप इसका इंटरव्यू ले रहे हो, आप इसी से इसकी आत्मकथा पढ़वा रहे हो, तो ये हो जाएगा क्या, सब्जेक्टिव मामला, ठीक है ना। आ जाओ भैया, तो ये प्रश्नावली किसमें रखी जाएगी, जल्दी से बताओ, ये प्रश्नावली किसमें रखोगे, प्रक्षेपी में तो रखोगे नहीं, प्रक्षेपी में तो बच्चा व्यक्ति मुंह से बता ही नहीं रहा, आप पूछ रहे भाई कैसे आदमी है। तुमने कहा रुक जा पता लगाओ, फिर तुमने इसको दिया मॉर्गन मुर्रे का टेस्ट, तुमने इसको तमाम टेस्ट दिए, पता लगा लिया घाघ आदमी। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव जो रहता है, ऑब्जेक्टिव उसमें आप ऑब्जर्व करते हो, समाज नीति विधि समाज से पता लगाते हो। प्रश्नावली आती है आपकी सब्जेक्टिव में, किसमें आएगी, तो आप याद रखेंगे प्रश्नावली व्यक्तिनिष्ठ होती है, क्योंकि आपको प्रश्न पूछेगा व्यक्ति से, और व्यक्ति ने क्या ऑप्शन भरा उसी से तो पता लगेगा व्यक्ति कैसा है, सब्जेक्टिव है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। कौन सा अब्राहम मैस्लो की आवश्यकताओं के पदानुक्रम में शामिल नहीं है। अब्राहम मैस्लो भैया मानवतावादी दृष्टिकोण लेकर चलते हैं, मानवतावादी, मानवतावादी, ये कहते हैं यार भैया देखो, जीवन में आदमी कोई भी काम करता है तो आवश्यकता उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन होती है, जरूरत उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन होती है। तो इन्होंने यहाँ पर जो सिद्धांत दिया उसको आप बोलते हो आवश्यकता का पदानुक्रम का सिद्धांत, और इसके पीछे का कारण इन्होंने आवश्यकता बताई कि व्यक्ति कोई भी काम करता है उसके पीछे का कारण उसकी नीड होती है। अब इस आवश्यकता पदानुक्रम में इन भैया जी ने 5 तरीके की आवश्यकता बताई। सबसे पहले रखी दैहिक, बोले दैहिक आवश्यकता पूरी होगी तब तुम ऊपर के बारे में सोचोगे। उसके ऊपर आती है सुरक्षा, जब दैहिक आवश्यकता पूरी हो जाएगी, रोटी कपड़ा खाने पीने को, तब आप सुरक्षा के बारे में सोचोगे कि मकान मिल जाए और चोरी ना करूं, वरना आदमी चोरी कर दे रहा है, पिट रहा है आदमी, क्यों पिट रहा है, क्योंकि भैया खाने पीने को नहीं मिल रहा है, इसलिए उसको सुरक्षा की चिंता नहीं है। फिर तीसरी, इसीलिए तो फुटपाथ पे सो रहा है कि सलमान खान जैसा कोई आए और क्या कर जाए, चढ़ा जाए। सुरक्षा तब देखेगा ना जब दैहिक आवश्यकता पूरी हो। उसके बाद दैहिक आवश्यकता हो गई, सुरक्षा हो गई, उसके बाद अपनत्व की भावना, अपनत्व, फिर देखेगा कि चलो मैं हूं और मेरा भी कोई अपना होना चाहिए, फिर देखेगा सम्मान, और उसके बाद देखेगा आत्म अनुभूति कि मैं इस दुनिया में क्या करने आया था। तब बड़ी बड़ी बातें करेगा कि मैं दौड़ना चाहता हूं, मैं उड़ना चाहता हूं, मैं गिरना चाहता हूं, लेकिन मैं थमना नहीं चाहता। कि बनी तुम थम जाओ, बनी थमे कैसे, बनी के बाप पे इतना पैसा है कि उसको ना तो ये दिक्कत है कि मेरे को खाने को क्या मिलेगा, ना सुरक्षा की दिक्कत है, लड़की प्यार करने को तैयार बैठी है, उधर बाप तैयार बैठा हुआ है पैसे के साथ में, दोस्त मरे जा रहे हैं, सम्मान पूरा मिल रहा है जब जब लौट के आ रहा है, आत्मानुभूति के लिए चल दिया। ठीक है, तो कौन सा नहीं शामिल है, आत्मसिद्धि भी है, स्नेह बिलोंगिंगनेस भी है, व्यक्तिवाद और समूहवाद नहीं है। क्या नहीं है बेटा, व्यक्तिवाद और समूहवाद नहीं है, ठीक है। 90-90 चाहिए होते हैं। केवी का फॉर्म भरने के लिए जो स्टैंडर्ड तरीका है वो चाहिए होता है आपको। स्टैंडर्ड तरीका क्या, सेंट्रल लेवल पे कि भैया ओबीसी, ओबीसी वालों का 88 चाहिए होता है, और बाकी एससी एसटी वालों का 85 वाला वो जो रहता है वो चाहिए होता है, ठीक है ना। जो मतलब है रिजर्वेशन कोटा जो है वो आपका चलता है। मैं शायद गलत बोल रही हूँ, कुछ 82 समथिंग करके बैठता है ना एससी एसटी का, तो वो वाला रिजर्वेशन काम करता है केंद्रीय विद्यालय में, सेंट्रल लेवल पे एलिजिबल है। ठीक साहब, आ रही बात समझ में, तो ये वाला मामला रखना है अपना, ठीक है। बाकी निशु जब आएगा तो मैं और डिटेल में बताऊंगी यार। 82 रहते हैं ना, हाँ यही मैं कह रही थी, 82 रहते हैं, तो वो 82 रहेगा, एससी एसटी का 82 रहेगा और ओबीसी का 85 रहेगा, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। आ जाओ भैया, नेक्स्ट पर आते हैं। एक व्यक्ति में एक समय पर दो विपरीत इच्छाओं का होना क्या कहलाता है। एक समय पर दो विपरीत इच्छाएं, टॉफी खाऊं कि चॉकलेट खाऊं। ऐसे रहता है ना कि चॉकलेट खाऊं, जैसे आपको भी तो बचपन में कहा होगा, मम्मी पापा लेके गए है ना मेले में, और वहां मेले में तुम्हारा मन है, तुम्हें गोलगप्पे भी खाने हैं और दही पापड़ी भी खानी है ना, टिक्की भी खानी है, तो अब आप कह रहे हो पापा चाट भी खिला दो, गोलगप्पे भी। अब पापा ने कह दिया बेटा एक ही खिलाऊंगा, तो अब आपको ना दो विपरीत इच्छाएं हैं, दो विपरीत इच्छाएं हैं, दो विपरीत इच्छाओं में से किसी एक को, मतलब ये तो खैर समान सी इच्छा हो गई, दोनों ही पॉजिटिव हो गई यार। दो विपरीत इच्छाएं मतलब एक तरफ तो ये कर लो कि एक तरफ मिल रही है आपको कि पापा ने ये कह रखा है कि तेरे को गोलगप्पे खिलाए जाएंगे, और दूसरी तरफ बात ये निकल के है कि भैया तुझे झूले पे झुलाया जाएगा। दो टोटली विपरीत इच्छाएं हैं, तो इन इच्छाओं में आपको कोई एक चुननी हो, तो इसकी वजह से आपके अंदर कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगा, द्वंद पैदा होगा। क्या बेटा होगा, क्या पैदा होगा, द्वंद।
क्या पैदा होगा बेटा जी? द्वंद पैदा होगा, द्वंद, कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगा। नहीं, कुंठा थोड़ी ना। अच्छा, तो मैं फ्रस्ट्रेशन पैदा हो जाएगा, ओ पापा मैं फ्रस्ट्रेट हो रही हूँ, मैं तो दोनों करूंगी। अरे ऐसे कैसे भाई? भैया देखो भैया, सिंपल सी बात है, दो विपरीत इच्छाएं हैं, ये करनी है या ये करनी है, तो कॉन्फ्लिक्ट, डायलेमा पैदा होगी, दुविधा पैदा होगी, तो द्वंद ही तो है, द्वंद ही तो है, ये चुनू, है ना? तो उस सिचुएशन को आप द्वंद कहते हो, क्या कहते हो? कॉन्फ्लिक्ट। फ्रस्ट्रेशन तब पैदा होती है, कुंठा तब पैदा होती है जब आप जितनी मेहनत कर रहे हो उस हिसाब से आपको सफलता ना मिले, तो आपके कुंठा पैदा होगी। चिंता तब पैदा होती है जब आप असफलता को लेकर ज्यादा वो हो, सफलता को लेकर आपके चांसेस कम हो, असफलता के चांसेस ज्यादा लग रहे हो, आपको चिंता लगी अब मेरा क्या होगा। दबाव तब महसूस होता है कि प्रेशर है, कि पिताजी ने कह दिया है कि अगर मैंने आज देख लिया कि किसी भी रिश्तेदार ने तेरे को खाने के लिए ऑफर किया समोसा और तूने उठा लिया, तो देख लेना। अब तमाम चीजों के बीच में दबाव में है बच्चा, कि मन कर रहा है, सामने बैठे मामा जी कह रहे हैं खा ले बेटा, खा ले समोसा खा ले, बच्चे को याद है पिताजी ने पहले ही ऑर्डर दे रखा है कि खा लिया तो देख आज तेरी खाली उधार दूंगा। तो दबाव तब पैदा होगा कि आप जब अपनी किसी इच्छा को दबा रहे हो, मार रहे हो, तो दबाव पैदा होता है। आए, कौन सा अनुसंधान स्टीफन कोरे से संबंधित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और कल हम इस मुद्दे पर पढ़ भी रहे होंगे, क्योंकि अपने आप में एक पूरा टॉपिक है ये जो सीटेट के अंदर आता है। स्टीफन कोरे से जुड़ा हुआ है एक्शन रिसर्च। क्या कहेंगे? एक्शन रिसर्च। हालांकि स्टीफन कोरे साहब ने जो किताब लिखी थी उसमें इन्होंने दो तरीके की रिसर्च बताई। स्टीफन कोरे साहब ने दो तरीके की रिसर्च बताई, एक साधारण रिसर्च बताई, एक इन्होंने बताई क्रियात्मक अनुसंधान। लेकिन स्टीफन कोरे साहब को जोड़ते हम किससे हैं? एक्शन रिसर्च से जोड़ते हैं। किससे जोड़ते हैं? एक्शन रिसर्च से जोड़ते हैं। अब कोई बता दे, केवल जूली बता रही है कि ये किताब 1956 में आई थी। बाकी बच्चों से भी मेरा नम्र निवेदन है कि भैया बता सको तो एक बार बता दो मुझे कि भैया ये किताब कब आई थी, यानी कि स्टीफन कोरे साहब के माध्यम से जो एक्शन रिसर्च का मामला जो था, इसके लिए इनकी किताब कब आई थी? 1956। गुड़िया थोड़ा सा गड़बड़ बता रही है, 53 पर बहुत सही है, लड़की पहुंची तो सही। 1953 में इनकी किताब आई थी, ठीक है ना? और इन्होंने दो प्रकार बताए थे। उपचारात्मक शिक्षण किस तरीके के बच्चों के लिए उपयुक्त होगा? उपचार, रेमेडियल टीचिंग किसको देते हो भैया? रेमेडियल टीचिंग, आप टीचिंग के प्रकार होते हैं। एक होता है निदानात्मक शिक्षण, कि पहले आप डायग्नोस करोगे कि तुम्हें दिक्कत क्या है। एक पहले आप करते हो डायग्नोस, क्या करते हो? डायग्नोस यानी निदान करते हो। क्या करते हो? निदान, निदानात्मक। और जब निदान कर लिया कि भैया समस्या ये है, तभी तो तुम क्या करोगे? तभी तो तुम उपचार करोगे। निदान तभी तो पहले पता लगेगा ना कि दिक्कत क्या है, कि भैया इसको ना मैथ्स में दिक्कत है, उसके हिसाब से उपचार। तो उपचारात्मक शिक्षण किसके लिए? जो तेजी से सीख रहा है उसके लिए नहीं, धीमे सीखने वाले के, प्रतिभाशाली के लिए, या रचनात्मकता से सीखने वाले के लिए। किसके लिए? जो थोड़ा धीमी गति से सीख रहा है। और धीमी गति से क्यों सीख रहा है? क्योंकि कोई व्यवधान आ रहा है। क्या आ रहा है? कोई व्यवधान आ रहा है, कोई समस्या आ रही है। बेटा जी नीशु यादव, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी गुड़िया, कि ऐसी तमाम डाउट के लिए आप बीपीएससी से संबंधित हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसे ज्वाइन कर लीजिए, या फिर सीटेट से संबंधित कर लीजिए, या फिर अब रीट से संबंधित कर लीजिए, और वहां मुझे टैग करके, गार्गी मैम TWA ये मेरी आईडी है, वहां ग्रुप में मुझे टैग करके पूछ लीजिए, मैं आप बता दूंगी। यहाँ आप खुद को भी परेशान करेंगे, बाकियों को भी परेशान करेंगे, फिर बच्चे आपसे कुछ ना कुछ कह देंगे, आपको बुरा लगेगा, फिर आप मुझसे कहेंगे कि मैम देखो ये मुझसे क्या कह रहे हैं, पूरी क्लास कर रहा है तो फैल जाएगा, ठीक है ना? तो उसको थोड़ा सही कर लो, तो उसको मामले को थोड़ा सा क्या कर लो, ठीक कर लो, सही जगह पे सही चीज पूछा लो। आ जाओ भैया। शिक्षण की खेलकूद विधि किस सिद्धांत पर आधारित है? तो भैया देखो, शिक्षण की खेलकूद विधि, ठीक है ना? हाँ, आपसे कह रहे हैं शिक्षण की खेलकूद विधि किस सिद्धांत पर आधारित है? आपसे सिंपल पूछा जा रहा है भैया, शिक्षण की खेलकूद विधि किस सिद्धांत पर आधारित है? तो शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर, वृद्धि और विकास का सिद्धांत, शिक्षण का समाजशास्त्रीय सिद्धांत, या शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम। और आपका, या फिर ई, क्या भरना चाहोगे कि दीदी हमें तो इनमें से कोई नहीं लग रहा, हम तो वहां पे ई भर आएंगे? बताओ भैया क्या बता रहे हो? डी बता रहे हैं, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम। डी गत्ता ही मत बता देना। ये वृद्धि और विकास का सिद्धांत माना जाता है, रीट में आया हुआ प्रश्न है, रीट में आया हुआ प्रश्न है, शिक्षण की विधियों से संबंधित नहीं है। एक बार को समाजशास्त्री हो सकता है, क्योंकि आप सहभागिता सिखाते हो खेल कूद में, है ना? आप एक टीम लीडरशिप सिखाते हो, एक दूसरे को सपोर्ट करना सिखाते हो। लेकिन ये किस में आएगा? ये वृद्धि और विकास में आएगा। वृद्धि कैसे? कि फिजिकली एक्टिव हो गए, शारीरिक वृद्धि होगी। विकास कैसे? सामाजिक विकास भी, इमोशनल डेवलपमेंट भी। आपने देखा ना, ये देखो बहुत जेन्युइन होती है। अभी छोटे बच्चों में एक हैबिट होती है, मेरा एक छोटा सा बच्चा है, वो जिस चीज को खुद से नहीं कर पाता है, वो झुंझला जाता है, रोने लग जाता है, जैसे वो ब्लॉक्स को शेप में डाल रहा होगा, शेप्स के हिसाब से नहीं जाएगा ना तो वो रोने लग जाएगा। फिर उसको सिंपली मैं, कोई नहीं अभी नहीं जा रहा, अभी 2-3 महीने बाद तेरी और अंडरस्टैंडिंग बनेगी, तू अपने आप से शेप को एडजस्ट कर पाएगा, तो मैं उसको ओपन कर देती हूँ। तो कुल मिलाकर इमोशनल, बड़ा होके भी अगर ये यही करे, हार जाए,
और यूं कहते हैं मैं तो हार गया, मैं। तो खेलकूद की विधि इसके अंदर इमोशनल डेवलपमेंट भी करेगी, सोशल डेवलपमेंट भी करेगी, सब कुछ करेगी। तो राइट आंसर क्या है? बी राइट आंसर है। ठीक है ना? किस क्या है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्या है? बी आंसर है, वृद्धि और विकास का सिद्धांत। खेलकूद की विधि वृद्धि भी करती है और विकास भी करती है। ठीक है ना? हाँ, चिड़चिड़ा जाता है फिर बच्चा, क्योंकि उसको लगता है मेरे को होना चाहिए, मैं जो करूं वो आना चाहिए। नहीं, सी नहीं होगा, क्योंकि सी वाला मामला विकास के अंदर ऑलरेडी शामिल है। ठीक है ना? क्योंकि इमोशनल डेवलपमेंट भी होता है, सोशियोलॉजिकल भी होता है। एनसीएफ 2005 की राष्ट्रीय स्टीयरिंग समिति के अध्यक्ष कौन थे? एनसीएफ 2005 बेसिकली यशपाल समिति आई थी। यशपाल समिति आई थी, और यशपाल समिति कब आई थी? तो आप कहोगे 1992-93 में आई थी। ठीक है ना? और यशपाल समिति का टाइटल ही था बिना बोझ की शिक्षा। शिक्षा बिना बोझ के, बिना बोझ की शिक्षा, ये इसका टाइटल था। बिना बोझ की शिक्षा, ये इसका टाइटल था। इसी के आधार पर एनसीएफ 2005 बना। तो आप कहेंगे प्रोफेसर यशपाल। क्या कहेंगे? प्रोफेसर यशपाल उत्तर देंगे। अच्छा, कोठारी, दौलत सिंह कोठारी के माध्यम से कोठारी आयोग आया था 1964-66, जिसके आधार पर भारत की पहली शिक्षा नीति 1968 में आई। मल्होत्रा जी से कोई लेना देना नहीं है। राममूर्ति, आपका राममूर्ति जो था वो एक तरीके से बाद में, जब पहली आपकी 1986 की दूसरी शिक्षा नीति आ गई, उसके बाद आचार्य राममूर्ति की समिति आती है उसकी समीक्षा करने के लिए। ये आती है 1990s में। किसकी समीक्षा? दूसरी जो आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी उसकी समीक्षा करने के लिए ये आती है। ठीक साहब, क्लियर हुआ? आ जाओ। आरटीई अधिनियम 2009 किस एज ग्रुप के बच्चों के लिए है? आरटीई, राइट टू एजुकेशन, बिल्कुल बैच फ्री रहेगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। आपको पता लग जा रहा होगा कि पढ़ाने वाले कैसे हैं। हाँ, पहली शिक्षा नीति 1968 में कोठारी आयोग को फॉलो किया था, बिल्कुल सही बात है हुई। ठीक है ना? आपको समझ में आ गया होगा कैसे पढ़ाएंगे, जोश, होश और एकदम मदहोश करते हुए आपको। यानी कुल मिलाकर कंटेंट में 1% कॉम्प्रोमाइज दिख जाए तुम्हें, तो तुम कह देना कि दीदी आपने जो पढ़ाया उसमें से मामला बन नहीं रहा। आराम से प्रश्न बनेंगे, मजा आएगा पूरा डेप्थ में और बढ़िया तरीके से, और क्लास में याद करा दूंगी एकदम बढ़िया तरीके, बीच बीच में मैराथन, खूब बढ़िया आपकी तैयारी। तो बताइए फिर क्या मतलब मजबूरी है आपकी? तो टीचिंग एग्जाम TWA चैनल को तुरंत के तुरंत सब्सक्राइब कर लो, प्यार मोहब्बत दिखाओ, इस क्लास को लाइक कर लो और तुरंत शेयर कर दो। ठीक है, आ जाओ भैया। तो बताओ, आरटीई एक्ट 2009 में आता है, किस एज ग्रुप के लिए? 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों के लिए है। अच्छा, अगर आरटीई में बात की जाए दिव्यांग बच्चों की, तो दिव्यांग बच्चों का उम्र क्या है? दिव्यांग बच्चों का एज ग्रुप कितना माना गया है आरटीई में? तो दिव्यांग बच्चों का एज ग्रुप आप कहोगे 6 से लेकर 18 वर्ष माना गया है। दिव्यांग बच्चों का एज ग्रुप कितना माना गया है? 6 से लेकर 18 वर्ष माना गया है। निम्नलिखित में से कौन सा दैहिक अभिप्रेरक नहीं है? आपसे पूछा जा रहा है कौन सा दैहिक अभिप्रेरक नहीं है, फिजियोलॉजिकल मोटिव नहीं है। दैहिक अभिप्रेरक क्या होता है बताएंगे आप मुझे? जो आपकी दैहिक, जो आपकी जिस्म की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए है, कि भैया भूख, भैया खाना कैसे है, सुसु पॉटी, ये भी दैहिक आवश्यकता है। ठीक है ना? जो आपकी शारीरिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो मोटिवेटर होते हैं, उन्हें आप दैहिक अभिप्रेरक कहते हो। इन्हें आप जन्मजात अभिप्रेरक भी कहते हो, आप दैहिक भी कहो इन्हें, आप इन्हें जन्मजात भी कहो, आप इन्हें बायोलॉजिकल बायोलॉजिकल भी कह सकते हो, जैविक बायोलॉजिकल यानी जैविक भी कहोगे आप इन्हें। ठीक है, इन्हें आप प्राथमिक अभिप्रेरक भी कह सकते हो। तो कुल मिलाकर ये वाला मामला है आपके देह से जुड़े हुए। तो कौन सा नहीं है? उपलब्धि नहीं है। उपलब्धि कैसा है? तो आप कहोगे सेकेंडरी है, द्वितीयक है। द्वितीयक है, द्वितीयक में भी कौन सा है? सामाजिक है, कि आप समाज में चाहते हो कि आपकी ये इतनी इज्जत हो, आपकी उपलब्धि हो। बाकी नींद, भूख, प्यास, ये सब दैहिक है ना? हाँ बिल्कुल, उपलब्धि अर्जित प्रेरक है, द्वितीयक है, अर्जित है, सामाजिक है। बहुत बढ़िया, अर्जित है, जिसे आप बाद में अर्जित करते हो। आओ भैया नेक्स्ट। शिक्षण अधिगम का मनोवैज्ञानिक आधार किस पर निर्भर करता है? शिक्षण अधिगम का मनोवैज्ञानिक आधार किस पर डिपेंड करता है? अब बताओ, पढ़ने और पढ़ाने का साइकोलॉजिकल बेस क्या है? पढ़ाने की स्टाइल, कंटेंट, लैंग्वेज, या आपका और मेरा सोशल और इकोनॉमिकल लेवल? किस चीज पर डिपेंडेंस रहेगी? आप बताइए भैया, आपको क्या लगता है किस चीज की डिपेंडेंस होगी? फ्लिक्स एप्पल साइड टीचिंग स्टाइल, देखो बिल्कुल, टीचिंग स्टाइल मनोवैज्ञानिक आधार है। कंटेंट साइकोलॉजिकल नहीं हो सकता, कंटेंट तो कंटेंट है, उसका साइकोलॉजी से क्या लेना देना। भाषा नहीं हो सकती, सामाजिक आर्थिक नहीं। अध्यापन की स्टाइल हो सकती है, आपके पढ़ाने का तरीका, शिक्षण विधि आपकी कैसी होनी चाहिए? साइकोलॉजिकल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? शिक्षण विधि साइकोलॉजिकल हो, कि मैं ऐसे पढ़ाऊं कि मेरे बच्चे का मतलब एक तो टेंशन नहीं, बिना बोझ की शिक्षा, कि उसको पढ़ने में मजा भी आ रहा है, सीख भी रहा है और आनंद भी आ रहा है, ऐसा वाला मामला हो। आरटीई एक्ट 2009 के अकॉर्डिंग प्राइमरी स्कूल के लिए जो बच्चे हैं वो और अध्यापक का अनुपात कितना होना चाहिए? तो बताएंगे। प्राइमरी के लिए 1 to 5th के लिए अलग अनुपात है बेटा जी, और 6 to 8th के लिए अलग अनुपात है। तो 1 to 5th के लिए आपसे पूछ रहा है कि 1 to 5th का अनुपात कितना होना चाहिए? 25 1 का अनुपात नहीं। किसका अनुपात होना चाहिए? 30 बच्चों पर एक टीचर हो।
फिर 31 से लेकर 60 बच्चे तक हो तब तक 2 टीचर हो। 60 से लेकर 61 से लेकर 90 तक के बीच में आपके 3 टीचर होने चाहिए। तो अगर आ जाए 62 बच्चे हैं तो भी 3 टीचर होंगे, क्योंकि 61 से लेकर आपका 90 तक में 3 टीचर रहते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा बदल जाता है, यहाँ पर 35 बच्चों पर एक टीचर बैठेगा, 35 बच्चों पर एक टीचर बैठेगा, ठीक है ना? हाँ बिल्कुल। तो प्राइमरी में 30 पर एक, जूनियर में 35 पर एक बैठता है। याद करने की बात है कि जैसे ही यहाँ पर आपका आंकड़ा कितना बैठ जाता है, 200 प्लस बच्चे अगर हो जाते हैं, तो आपके टीचर्स के साथ में टीचर्स प्लस एक एक्स्ट्रा प्रधानाध्यापक मिलेगा आपको। क्या मिलेगा? प्रधानाध्यापक आपको मिलेगा यहाँ पर, ठीक है ना? यहाँ पर क्योंकि बड़े बच्चे हैं तो 35 बच्चे मैनेज हो सकते हैं, और जैसे ही 100 प्लस बच्चे हुए तो आपको तुरंत प्रिंसिपल अलॉट कर दिया जाएगा, प्रधानाध्यापक आपको यहाँ पर जल्दी अलॉट कर दिया जाएगा, क्योंकि बड़े बच्चे हैं, ठीक है ना? हाँ जी, क्लियर हुआ? तो ये आपका रहेगा 30 पर एक रहेगा। यहाँ शिक्षण दिवस कितने होने चाहिए? 200, 200 शिक्षण दिवस होने चाहिए। यहाँ पे आप लिखेंगे, यहाँ शिक्षण दिवस 200, 200 दिवस होने चाहिए टीचिंग के। और यहाँ पर कितने होने चाहिए? तो आपका हो गए, यहाँ पे 6 to 8 में शिक्षण दिवस 220 दिवस होने चाहिए। कितने? 220। तो यहाँ पर शिक्षण के घंटे कितने होंगे? तो आपका हो गया 800 के करीब घंटे होंगे यहाँ पर, और यहाँ पर 1000 के करीब घंटे आपके बैठ जाएंगे, ठीक है ना साहब? आ जाओ भैया। तो हमने लगा दिया, ऑप्शन लगा दिया भैया, आ जाओ, क्योंकि छूट जाएगा ना ऑप्शन तो नेगेटिव हो जाएगा ना। तो ये वाला मध्य अवधि परीक्षा एक उदाहरण है। मिड टर्म एग्जाम किसका एग्जाम्पल है? मिड टर्म एग्जाम जो आपके हाफ ईयरली होते हैं वो फॉर्मेटिव असेसमेंट तो नहीं है, मानदंड संदर्भित है, योगात्मक है, नैदानिक आपकी कोई कमी भी नहीं पता लगा रहे, तो क्या है? नॉर्म रेफरेंस्ड है या समेटिव असेसमेंट है? किसका एग्जाम्पल है? किसका एग्जाम्पल है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो किसका एग्जाम्पल रहेगा? बहुत बढ़िया, सभी सही बता रहे हैं, किसी को कोई दिक्कत ही नहीं, सबने सही ही बताया, योगात्मक मूल्यांकन है। देखो भैया, मानदंड आधारित हर आपका, जिसमें आपने एक स्टैंडर्ड बना दिया कि इतने नंबर लाने ही लाने, तो वो मानदंड आधारित होता है ना? कि आपने एक मानदंड बना दिया कि भैया इतना नंबर आपको चाहिए चाहिए, सबका पेपर इतने में आएगा, सबके पेपर में हिंदी लैंग्वेज 1 में होगी, लैंग्वेज 2 में अंग्रेजी लिखी हुई होगी, ये ऐसा आपने मानदंड बना दिए, तो वो वाला मामला रहेगा। तो योगात्मक मूल्यांकन कैसा होता है? पेन पेपर वाला होता है। कैसा होता है? पेन पेपर वाला। तो मध्यावधि परीक्षा, हाफ ईयरली एग्जामिनेशन इसी से संबंधित है। कौन सा रोग हेरिडिटी से आता है? एडीएचडी, अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, ये हेरिडिटी से आता है? नहीं साहब। फेनिल कीटोन्यूरिया, पार्किंसंस या एचआईवी एड्स, कौन सा इनमें से वंशानुगत है? हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया। कौन सा इनमें से वंशानुगत है, यानी हेरिडिटी से आता? बताएंगे? नहीं नहीं, डी नहीं, एचआईवी एड्स हेरिडिटी में नहीं है। एचआईवी एड्स हेरिडिटी में नहीं है, हेरिडिटी में नहीं है। मोस्टली बच्चों ने बी और डी बताया। इसे पीकेयू बोलते हैं, फेनिल फेनिल कीटोन्यूरिया, पीकेयू रोग बोलते हैं। ये जो रोग होता है ना, इससे संबंधित जो लोग होते हैं, इनकी ये हार्ट से संबंधित, बौद्धिक विकलांगता से संबंधित तमाम दिक्कतें आती हैं। तो बेसिकली फेनिल कीटोन्यूरिया ये आपका वंशानुगत रोग है। पार्किंसंस रोग वंशानुगत नहीं है, हालांकि जन्म से ही पता लग जाता पार्किंसंस। एडीएचडी व्यवहार में प्रॉब्लम है कि बच्चा टिक नहीं पाता है, अटेंशन डिफिसिट है ना, ध्यान बहुत कम लगेगा, और हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर अति सक्रिय होगा। एचआईवी एड्स वाला भैया वंशाणु अगर किसी व्यक्ति को हो गया तो ऐसे थोड़ी ना उसकी हेरिडिटी में सभी को हो जाएगा, ऐसे थोड़ी ना हो जाएगा, नहीं होगा। तो फेनिल कीटोन्यूरिया, पीकेयू जिसे बोलते हैं। आजकल स्कूलों में प्रयुक्त प्रोजेक्टर की व्यवस्था स्मार्ट कक्षा शिक्षण में सहायक है। प्रोजेक्टर का उपयोग किया जाता है आजकल स्कूलों में, इससे ना क्लासरूम स्मार्ट क्लासरूम में बदल जाता है। तो ये प्रोजेक्टर क्या है बेटा? ऑडियो मीडियम है, दृश्य मीडियम है, खेल गतिविधि के रूप में दृश्य है, या श्रव्य दृश्य साधन के रूप में? बताइए, प्रोजेक्टर देखा है आपने? प्रोजेक्टर देखा है? किसी ने देखा हो तो आप मुझे बताना, क्या ये श्रव्य दृश्य दोनों होगा? क्या होगा? देखो सही से उत्तर दिया करो। तुम पता है कई बार क्या करते हो, आप बताओ, तुम ऐसे ऐसे जवाब देने लगते हो जिसका कोई मतलब ही नहीं होता। क्लासेस में ऑडियो वीडियो दोनों होते हैं। हाँ हाँ माँ, ठीक है ना? क्या रहता है आजकल स्कूलों में जो प्रोजेक्टर होते हैं, है ना, स्मार्ट क्लास में जो प्रोजेक्टर रहते हैं, वो ऑडियो वीडियो दोनों में, हाँ दोनों में माहिर है। हाँ, आओ। क्लास में बच्चे के पिछड़ेपन का कारण क्या है? बच्चा जो पिछड़ता है उसके पीछे का कारण बताओ। आपके ये फांस लग जाएगी बेटी, आप इसको छोड़ो, होल्डिंग को, मम्मी की गोदी में आ जाओ। क्या बच्चा नटखट है इसलिए पिछड़ गया? बच्चे में इंफीरियरिटी होगी। क्या होगी? इंफीरियरिटी। प्रारंभ तो है डेस्टिनी कि भैया मैं ये प्राप्त करूंगा, बच्चे में इंफीरियरिटी होगी तो वो पीछे रह जाएगा, वो अपने बेस्ट को बाहर नहीं निकाल पाएगा, ठीक है ना? ये चीज विशेष तौर पर अच्छे मूल्यांकन की विशेषता है। तो भैया देखो, मूल्यांकन अपना टॉपिक आता है, आकलन मापन मूल्यांकन बहुत इंपॉर्टेंट है, कल इस पे अच्छे से क्लास चल रही होगी। तो बताओ मूल्यांकन की विशेषता क्या है? अच्छे मूल्यांकन की विशेषता क्या है, जल्दी से बताएंगे? कौन सा
आ रहा है? आ रहा है। ठीक है साहब, टॉपिक तुम्हारे सारे क्लियर हो रहे हैं? हाँ जी हो रहे हैं। फिर ये क्यों पूछते हो कि क्लास कब तक चलेगी? या हम जैसे गरीब टीचर से पूछते हो क्लास कब तक चलेगी? मैंने देखा कोई व्यक्ति 11 बजे भी क्लास लेकर आए, जिनका नाम वाम हो रखा है, तो सारे लगे रहोगे वहां पे एकदम। वहां नहीं कोई कोई बोलेगा कि सर 12 बज गए, सर वो मैम वो 2 बज गए हैं और जाने दो। उनका साफ हिसाब है, हमारे पास यही वाला टाइम है, पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना है मत पढ़ो, भागो यहाँ से। तो वहां नहीं बोलते, इधर बहुत बोलते हैं कि एक इतनी देर तक क्लास चलाओगी, अब रहने दो ना। अरे मान जाओ। हाँ, अच्छा ये अमीरों से भी पूछते हैं? मुझे लगा हम गरीबों से ही पूछ रहे हैं। ये नहीं पूछते अमीरों से। नहीं होता, छोटे स्कूल होते हैं उनमें जाके टीचर बड़े पेरेंट्स बड़ी हेकड़ी दिखाते हैं, बड़े बड़े स्कूलों ब्रांडेड। अब अंबानी का स्कूल है, वहां जाके कोई बोलेगा कि ये तुमने शाहरुख खान के लड़के को आगे क्यों खड़ा किया? तो पर्ची ले अपने बच्चे की, निकल चल टीसी के साथ। तो बताओ, अच्छे मूल्यांकन की विशेषता वैधता भी होती है, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, व्यापकता, कुल मिलाकर। वैधता का मतलब होता है जिस उद्देश्य के लिए पेपर बनाया गया था उसी उद्देश्य का मापन करता हूँ। कि मैंने ये पेपर जो बनाया वो इस उद्देश्य के लिए बनाया कि मैं देखूं कि सीडीपी की बीएड बीटी से डीएलएड करने के बाद तुम्हारी कितनी समझ है, उतनी बन रही है, चेक हो रही है, तो बहुत अच्छी बात है। अब मैं तुम्हारी भाषाई योग्यता चेक करने लगूं तो सीडीपी के पेपर से भाषाई योग्यता कैसे चेक हो जाएगी? तो वैध ही नहीं है मेरा पेपर, वैध ही नहीं है। विश्वसनीयता का मतलब रिजल्ट हर बार सेम है। यही क्वेश्चन अगर मैंने कराए तो भी तुम्हारे उत्तर उतने ही आए, दूसरी बार में तुम्हारे एक दो उत्तर ज्यादा अच्छे आ सकते हैं। लेकिन ऐसा ना हो कि इस प्रश्नों को अगर शीतल मैम लेकर आती या अंकित भैया लेकर आते तो तुम्हारे उत्तर कुछ बहुत ही बुरे आ रहे होते या बहुत अच्छे आ रहे होते, ऐसा कुछ। वस्तुनिष्ठता के उत्तर है ना सटीक होते हैं, व्यापकता यानी पूरे एरिया को कवर किया जाता है। वाचन की निदानात्मक परीक्षा में यांत्रिक यथार्थता को मापने के लिए बैलार्ड की परीक्षा में कितने सामान्य शब्द हैं जिनको पढ़ने के लिए 1 मिनट का समय निर्धारित किया गया है? देखो भैया, हालांकि ये हिंदी पेडागोजी का है, ये हिंदी पेडागोजी का, लेकिन मैंने इसको विशेष तौर पर लिया हुआ है। क्या करा है मैंने? इसको विशेष तौर पर लिया हुआ है ये पेडागोजी का। वाचन यानी कि आप जब बात करते हो किसकी? वाचन की, यानी रीडिंग की आप बात करते हो, तो रीडिंग की डायग्नोस करने वाली परीक्षा में यांत्रिक यथार्थता कि कितना आप मैकेनिकल एक्यूरेसी में पढ़ा रहे हो, इसको चेक करने के लिए बैलार्ड की परीक्षा में कितने सामान्य शब्द हैं जिनको पढ़ने के लिए 1 मिनट का समय निर्धारित किया है कि 1 मिनट में आप कितने सामान्य शब्द पढ़ सकते हो, इसी से पता लग जाएगा कि क्या मामला है। तो बताएंगे कितने? ये तो आप सब तुक्का मारोगे, कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। 158। कितने हैं? 158। शाबाश, डब्ल्यू ने बता दिया। है ना? कितने हैं? 158 हैं। आ जाओ। लिखने की शिक्षण विधि में पेस्टोलॉजी विधि, अगर तुम पेस्ट ना करो तो क्या रहेगा? तो क्या होगा? अगर तुम पेस्ट ना करो तो कोई तुम्हारे पास आएगा नहीं, तो तुम्हारे साथ घूमेगा नहीं। तो पेस्टोलॉजी ने भ्रमण विधि, शैक्षिक भ्रमण विधि की खोज की थी। किससे जुड़े हुए पेस्टोलॉजी? आप कहोगे शैक्षिक भ्रमण विधि से। किससे जुड़े हुए हैं? आप कहोगे शैक्षिक भ्रमण विधि से जुड़े हुए हैं। ठीक है ना? अब बताओ, कुछ बोल रहे हैं डी और कुछ कह रहे हैं बी। वर्णों के छोटे छोटे खंड कर उन खंडों का योग बनाना, गत्ते आदि पर बने वर्णों पर अंगुली घुमाना, पहले पढ़ना फिर वर्ण लिखना और शाम पट्टे पर वर्ण को देख देख कर लिखना। बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। तो जिन्होंने भी ए बताया अपनी पीठ पर तपाओ। वर्णों के छोटे छोटे खंड पर उन खंडों का योग करना, तो आप और हम सब नहीं करते हो। ये पेस्टोलॉजी विधि होती है लिखने में कि आप ऐसे करते हो, प्लस ज प्लस ग प्लस र। तो ये वर्ण आपने सीखे वर्णमाला में से, और अब आप इसको जोड़ोगे अजगर, फिर करोगे, आप पढ़ोगे न ट ख ट नटखट, ये वाला मामला। ये चंकिंग की बात करते हैं पेस्टोलॉजी में। मनोविश्लेषण का मानना है कि एक प्राथमिक साधन है जिसके द्वारा ईगो इड पर छाया रहता है। एक प्राथमिक साधन है जिसके द्वारा ईगो इड पर छाया रहता है। ईगो इड पर किसके माध्यम से, किसके माध्यम से छाया रहता है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ओम नमः शिवाय ओम। हाँ, कटहल, कटहल। अब तुम छोटे बालक ही तो बनोगे यहाँ पे। देखो, मनोविश्लेषण का मानना है कि एक प्राथमिक साधन है जिसके द्वारा ईगो, ईगो इड क्या है? इड मैंने आपको बताया जानवर है, इदम क्या है? जानवर, और ईगो क्या है? मानव है, समझदार। तो ईगो इस जानवर को कंट्रोल करता रहता है, किसके माध्यम से करता है? सुपर ईगो के माध्यम से? नहीं नहीं नहीं, नहीं। प्लेजर, प्लेजर तो जानवर को पसंद है, उसके माध्यम से नहीं, द्वंद के माध्यम से या दबाव, दबाव के माध्यम से बताएंगे। तो बोले प्राथमिक साधन है जिसके माध्यम से ईगो इड पर हावी रहेगा। देखो, ईगो ही समझदार है इन तीनों बहन भाइयों में। सुपर ईगो अलग लेवल पे गीत गाता है, और इड तो जानवर है ही, मलेच। तो ईगो इड को कंट्रोल करता है, दबाव से कंट्रोल करता है, रिप्रेशन, दबा देता है। ईगो बार बार, क्योंकि ईगो किससे जुड़ा हुआ है? तो आप कहोगे ईगो ना सामाजिक है। ईगो किससे जुड़ा हुआ है? समाज से जुड़ा हुआ है। चार लोग क्या कहेंगे, ये ईगो बोलता है। कोई नहीं बोलता कि चार लोग ये कहेंगे, ये वो मम्मी नहीं बोलती है, मम्मी के अंदर का ईगो बोल रहा है, जो बचपन में सेट हो गया एकदम मम्मी के दिमाग में कि अगर तुमने ऐसा किया बेटा तो चार लोग क्या कहेंगे, अगर तुम परीक्षा में पास नहीं हुए चार लोग क्या कहेंगे,
अगर तुमने परीक्षा में पढ़ने की तैयारी करने की जगह रील पे नाचना शुरू कर दिया, 4 लोग क्या कहेंगे?